नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार, और इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। जी हाँ, जहां हम बात करेंगे भारत की बेस्ट रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखाएंगे, और इसके साथ ही खेल जगत में क्या कुछ हुआ हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। के साथ साथ तकनीक की दुनिया में आपको लिए चलेंगे और देश भर के साथ साथ दुनिया भर की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे, यानी कि वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी बहुत ही खास। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दक्षिण भारत दौरा। पहले केरल में 3 अमृत भारत ट्रेन समेत कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। फिर तमिलनाडु में एनडीए नेताओं की मौजूदगी में करेंगे विशाल जनसभा। दो 2027 में होने वाली जनगणना के पहले चरण में होंगे 33 सवाल। सरकार ने जारी की प्रश्नावली। इस साल 1 अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया। यूरोपीय संघ ग्रीनलैंड के लिए बड़े निवेश पैकेज का रखेगा प्रस्ताव। अमेरिका ने आर्कटिका द्वीप की सुरक्षा के लिए नाटो के साथ काम करने पर जताई सहमति। देश भर में आज बसंत पंचमी की धूम। उज्जैन में महाकालेश्वर की हुई विशेष भस्म आरती। प्रयागराज के माघ मेले में स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। और नागपुर में जीत के बाद अब रायपुर में भारत की न्यूजीलैंड के साथ भिड़ंत। 5 मैच की T20 सीरीज में टीम इंडिया को 1-0 की बढ़त। तो आइए नया सवेरा में विस्तार से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कहां पर दौरा है। जी हां, प्रधानमंत्री आज दक्षिण भारत में 2 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले वो केरल का रुख करेंगे और उसके बाद तिरुवनंतपुरम में कई बड़ी विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करने वाले हैं। इनमें रेल संपर्क, शहरी आजीविका, विज्ञान और नवाचार, नागरिक केंद्रित सेवाएं और उन्नत स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आइए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिवेंद्रम दौरे में केरल को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री लगभग 250 करोड़ रुपए की बुनियादी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरे में रेल, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी अहम योजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड और ऋण वितरित करेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और छोटे व्यापारियों को सहारा मिलेगा। रेलवेज की तरफ से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की तैयारी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगी। भारतीय रेल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के जो अपनी प्रतिबद्धता है उसके प्रति संकल्पित है, और विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय रेल द्वारा लगातार न्यू टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है, नई नई ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने पर जोर दिया जा रहा है। और हमारी पूरी रणनीति ये है कि हम यात्रियों को एक नए प्रकार के ट्रेवल की सुविधा प्रदान कर सके, जो न सिर्फ कंफर्टेबल हो, न सिर्फ सेफ हो, बल्कि बहुत ही अच्छी हो और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा केवल विकास योजनाओं के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला होगा, क्योंकि अभी बीजेपी ने यहां पर निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ऐसे में जब मंच से विकास योजनाओं की घोषणा की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि केरल की राजनीतिक भविष्य की भी नई दिशा तय होगी। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, त्रिवेंद्रम। और इसी पर चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त तिरुवनंतपुरम का। हमारे साथ में हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। निशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है वो तो हमने अपने दर्शकों को बताया है भी, लेकिन राजनीतिक नजरिए से अगर हम देखें तो कितना खास रहेगा आज का पूरा दिन?
देखिए, अगर मैं त्रिवेंद्रम की बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी ने हाल में ही अपना मेयर बनाया है और निकाय चुनाव में जो बेहतरीन प्रदर्शन किया 50 सीटें जीतकर, वो केरल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जैसा है। हालांकि 2020 की बात करें, उस समय बीजेपी ने यहाँ पर 35 सीटें जीती थी और एक कहा जा सकता है कि भविष्य में जिस तरीके से हमने देखा है बाकी राज्यों में भी सबसे पहले निकाय चुनाव में मजबूती के साथ बीजेपी आती है और उसका असर बाद में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलता है। और पिछली बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी केरल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि निकाय चुनाव जीतने के बाद उनका यहां आना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से जब हमारी इस विषय में बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का धन्यवाद देने के लिए आए हैं क्योंकि हमने चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर आप लोग बीजेपी को मौका देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बातचीत करेंगे और हम लोग मिलकर केरल के भविष्य के लिए यहाँ पर योजनाएं बनाएंगे और खासकर त्रिवेंद्रम में किस तरीके से जो निकाय इकाई है वो बेहतर काम कर सके और केरल वासियों को, त्रिवेंद्रम वासियों को जो बेहतरीन सुविधाएं नगरीय निकाय की मिलनी चाहिए वो किस तरीके से मिले, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कई सारी विकास परियोजनाओं की भी घोषणा या शिलान्यास करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा केरल के विकास के लिए भी, केरल की राजनीति के लिए भी एक नई दिशा देने वाला होगा। जी निशांत, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के उत्साह को तो दोगुना करेंगे ही, लेकिन आज जिन विकास परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री करने वाले हैं उससे केरल को किस तरह से एक नई गति मिलती हुई नजर आएगी, कैसे रोजगार के द्वार खुलते हुए नजर आएंगे और कैसे उन्नति की राह पर आगे बढ़ता हुआ केरल नजर आएगा? देखिए, बात की जाए तो 3 अमृत भारत ट्रेनों की यहाँ पर आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे जो कि केरल को दक्षिण भारत के साथ मजबूती के साथ कनेक्ट करेगा। चाहे तेलंगाना की बात की जाए, चाहे तमिलनाडु की बात की जाए, इसके अलावा पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई देगी। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख जो है क्रेडिट कार्ड जो है वितरित किए जाएंगे। और स्वनिधि योजना आप समझ सकते हैं कि समाज के उस तबके के लिए होती है जो कि अपना रोजगार बहुत ही निचले स्तर से शुरू करता है और एक तरीके से उनको ये मजबूत आर्थिक सहायता होती है ताकि वो अपने परिवार का लालन पालन जो है वो बेहतर ढंग से कर सकें। इसके अलावा केरल में कई सारे अन्य प्रोजेक्ट्स को, लगभग 250 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके प्रधानमंत्री या तो उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। नवाचार से संबंधित कई सारे प्रोजेक्ट हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कई सारे प्रोजेक्ट हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो त्रिवेंद्रम दौरा है केरल के लिए कई सारी जो है सौगातें लेकर आ रहा है। और जो अगर राजनीतिक तौर पर कहूँ, लगातार यहाँ पर बीजेपी विकसित केरल का नारा दे रही है जैसे, और उसका असर ये है कि लोग भी सीधा सीधा कनेक्ट हो रहे हैं और विकसित केरल के लिए जो तमाम चीज़ें हो सकती हैं वो प्रधानमंत्री आज जब अपने मंच से भाषण देंगे वो भी हमें देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसके साथ ही अगर हम देखें तो चुनावों को लेकर भी कहीं ना कहीं आज शंखनाद है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस साउथ का दौरा अपने आप में बेहद ही खास है। देखिए, बिल्कुल निकाय चुनाव में 15% के आसपास बीजेपी को वोट हासिल हुए हैं पूरे प्रदेश में। और बीजेपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, एक तरफ एलडीएफ, एक तरफ यूडीएफ है, दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ पर लगातार दोनों को ही कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा सीट यहाँ से जीती थी। अगर त्रिवेंद्रम की बात करें तो यहाँ बेहद टफ फाइट हुई थी और एक कहा जा सकता है कि भविष्य में बीजेपी यहाँ पर अपनी मजबूत राजनीतिक जो जमीन है वो तलाश रही है। लगभग 52 ऐसी सीटें हैं जहां पर अंतर बेहद कम रहा था अगर लोकसभा के हिसाब से देखा जाए। तो बीजेपी इन चीजों को ध्यान में रखकर यहां पर अपने मिशन जो है विधानसभा को उसको लेकर आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि आज जब प्रधानमंत्री यहां पर आए तो हम देखेंगे कि केरल में बीजेपी के कुछ एलाई पार्टनर भी भविष्य में जुड़ सकते हैं बीजेपी के साथ और ऐसे में एक तरीके से एलडीएफ और यूडीएफ का एक विकल्प जो है यहाँ केरल की जनता को तीसरा विकल्प मिल सकता है जो कि केरल की राजनीति को पूरी तरीके से एक नई दिशा देते हुए दिखाई देगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा कई मायनों में बेहद ही खास रहने वाला है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, प्रौद्योगिकी की बात हो या फिर कनेक्टिविटी की बात हो। बढ़ते आगे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु भी जाने वाले हैं और चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर मधुरांतकम में एक विशाल जनसभा भी करेंगे। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बता दें कि इस साल तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव हैं और लिहाजा इस रैली में बीजेपी समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता भी मौजूद होंगे। और खास बात यह है कि एनडीए में फिर से शामिल होने के बाद ये पहली बार होगा जब एआईएडीएमके के नेता पीएम के साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। वो चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर मधुरांतकम में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में 5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री की इस जनसभा में एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हाल ही में अबुमनी रामदास और टीटीवी दिनकरन के एनडीए से जुड़ने से गठबंधन और मजबूत हुआ है। Our whole Tamil Nadu is very happy to see our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji launch our NDA's campaign. All our NDA's leaders will be there in the stage. तमिलनाडु में इसी साल के मध्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और एनडीए नेता मुख्यमंत्री स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सरकार की विफलताओं को जनता के सामने प्रमुखता से उठा रहे हैं। So here people are very fed up with the DMK government, the corrupt government, the family ruling government. The people are already fed up. The people are showing them anger against the DMK government. The people are waiting for the right time to throw out the DMK government from the power, and they are welcoming to the NDA. प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। It's a very pleasant moment for Tamil Nadu because we are going to create an ever-ending victory in 2026 under the leadership of our leader Edapadiyar, and Modi ji is our biggest support for that. Getting new people inside, a lot of alliance parties are coming inside, and the team is becoming bigger day by day, and we are looking forward to win this upcoming elections for sure, and this meeting would be definitely a game changer in Tamil Nadu politics. तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली एनडीए के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु की इस जनसभा से एनडीए के अभियान की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। लक्ष्य है 2026 का तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव और राज्य की सत्ता से डीएमके को हटाकर एनडीए सरकार की वापसी करना। कैमरामैन सुनील लाना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, तमिलनाडु। और चेन्नई से ही हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, ताज़ा अपडेट उनसे ले लेते हैं। शैलेंद्र, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तमिलनाडु दौरा है वो कई मायनों में खास नजर आ रहा है, राजनीतिक लिहाज से अगर हम देखें या फिर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से देखें। देखिए संध्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अगर बीते 2-3 महीनों में आप देखें तमिलनाडु की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आया है, तो आप देखते हैं कि एनडीए के साथ अम्बुमणि रामदास जुड़ गए हैं। टीटीवी दिनकरन जो अन्ना द्रमुक से अलग होकर उन्होंने पार्टी बनाई थी, पलानीस्वामी और उनके बीच जो मतभेद थे, वो भी अब एनडीए के साथ आकर खड़े हो गए हैं। उम्मीद यह है कि कुछ एक आध दल और आप देखेंगे या कुछ नेता आज मंच पर नजर आएंगे। तो दरअसल एनडीए को एक विस्तार मिला है। ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान की शुरुआत से पहले आप देखें एनडीए अधिक मजबूत होकर मंच पर नजर आएगी, जिसमें कई ऐसे नेता होंगे जो आज से कुछ महीने पहले एनडीए का हिस्सा नहीं थे। अम्बुमणि रामदास प्रमुख चेहरा है। हम जानते हैं कि केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री, जगह जगह उनके पोस्टर लगे हुए हैं। टीटीवी दिनकरन अभी परसों ही ये ऐलान हुआ कि वो एनडीए के साथ आ रहे हैं। पीयूष गोयल जो प्रभारी हैं, जो बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं तमिलनाडु में, वो लगातार कुछ नेताओं से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे एनडीए का जो कुनबा है उससे और बड़ा किया जा सके और ज्यादा ताकत के साथ एनडीए तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के मैदान में जाए। हम जानते हैं कि मध्य के 2026 के मध्य के आसपास चुनाव होने तमिलनाडु में,
तो आज की रैली में जो तस्वीरें दिखेंगी, मंच से जो नेता दिखेंगे वो एनडीए के साझेदार होंगे। और इसीलिए हमने देखा कि जब तैयारी हो रही थी जिस जगह पर जनसभा है, तो वहां पर न केवल बीजेपी कार्यकर्ता, एआईडीएम के, अम्मू मौरी रामदास के पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके नेता और कार्यकर्ता वहां पर अलग अलग एक साथ बैठक कर रहे थे, अलग अलग जगहों से वहां आए हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि पूरी एकजुटता का प्रदर्शन एनडीए तैयारियों में भी कर रही है। तो वो तस्वीरें आज दिखाई देगी मंच से। इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम सीधे तौर पर देखें, जो राजनीतिक समीकरण वहां पर पिछले कुछ महीनों में बदलते हुए नजर आए। हाल ही में निकाय के चुनाव भी हुए और उसमें भी बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आई, और उसके बाद में अब ये विधानसभा के चुनाव, तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि जो राजनीतिक समीकरण है वो काफी तेजी से बदल रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी इस समय, या यूं कहें कि एनडीए के पक्ष में नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए, दो तीन बातें तमिलनाडु की राजनीति में अभी तक के इतिहास में देखने को मिलती है। पहली बात तो है कि यहाँ अधिकांश बार सत्ता बदल जाती है, यानी जिस पार्टी और जिस गठबंधन की सत्ता होती है उसे बदल दिया जाता है, अपवाद को अगर छोड़ दे। दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु की राजनीति में चेहरों का बहुत महत्व है, नेताओं का बहुत महत्व है, यानी कि उनके समर्थक साथ में जुड़े रहते हैं, भले ही वो जीते या हारे, लेकिन हर पार्टी और हर नेता का एक वोट बैंक होता है, किसी का ज्यादा है तो किसी का कम है जी। तीसरी बात यह है जो सबसे महत्वपूर्ण है तमिलनाडु की राजनीति में, कि यहाँ कहा जाता है कि जिसने बेहतर गठबंधन किया, जिसने ज्यादा दलों के साथ चुनाव लड़ा, एक बेहतर समीकरण के साथ, सामाजिक समीकरण को साधते हुए वो चुनाव मैदान में उतरता है, तो उसकी जीत की गारंटी होती है। याद कीजिए, आज से 10 साल पहले जब एक तरह से देखें कि एनडीए में तमाम वो दल नहीं आ पाए थे, और डीएमके को हम जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में आप देखें डीएमके और उनके गठबंधन को जीत हासिल हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक तमाम समीकरण बदले हैं। एआईडीएम के जयललिता के निधन के बाद कमजोर हुई थी, अलग अलग टुकड़ों में बटी थी, लेकिन अब कई धड़े उसके साथ, दो प्रमुख धड़े वो साथ आए हैं। बिल्कुल, यानी कि एक बात शैलेंद्र कहीं ना कहीं स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि राजनीतिक समीकरण जिस तरह से तेजी से बदल रहे हैं, तो जनता कहीं ना कहीं विकास के द्वार उनके लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। केड़ा मसाला होए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया, और साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम उनके अदम्य साहस, संकल्प
और राष्ट्र के लिए उनके अद्वितीय योगदान को याद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने निडर नेतृत्व और अटूट देशभक्ति का उदाहरण पेश किया। उनके आदर्श आज भी पीढ़ियों को एक मजबूत भारत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। बाबू एक विजनरी थे, साहस तो उनके स्वभाव में रचा बसा था। इतना ही नहीं, वे बहुत कुशल प्रशासक भी थे। महज 27 साल की उम्र में वो कोलकाता कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने और उसके बाद उन्होंने मेयर की जिम्मेदारी भी संभाली। एक प्रशासक के रूप में भी उन्होंने कई बड़े काम किए। बच्चों के लिए स्कूल, गरीब बच्चों के लिए दूध का इंतजाम और स्वच्छता से जुड़े उनके प्रयासों को आज भी याद किया जाता है। अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। वो अपने साथ भगवत गीता रखते, उनसे प्रेरणा पाते। अगर वो किसी काम के लिए एक बार आश्वस्त हो जाते थे तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक प्रयास करते। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करता हूं। देश भर के युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे उनके बारे में अधिक से अधिक पढ़ें और उनके जीवन से निरंतर प्रेरणा लें। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर उन्हें नमन किया है। एक्स पर एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि महान बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर हम एक ऐसी महान हस्ती को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से आकार दिया। अपनी तेज बुद्धि, जबरदस्त भाषण कला और अटूट विश्वास के लिए जाने जाने वाले बाला साहेब का लोगों के साथ एक अनोखा जुड़ाव था। जी हाँ, इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि राजनीति के अलावा बाला साहेब को संस्कृति, साहित्य और पत्रकारिता में भी गहरी दिलचस्पी थी। एक कार्टूनिस्ट के तौर पर उनके करियर में समाज पर उनकी पैनी नजर और विभिन्न मुद्दों पर उनकी निडर टिप्पणी झलकती थी। हम महाराष्ट्र की प्रगति के लिए उनके विजन से बहुत प्रेरित हैं और इसे पूरा करने के लिए हमेशा काम करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करने और आने वाले वर्षों में इसे अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जन संबंधी मामले सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने साझा चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षवाद के महत्व पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ब्राजील के राष्ट्रपति जल्द ही भारत के दौरे पर भी आएंगे। और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंध सुगम आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करेंगे और मजबूत व्यापार, आवागमन और सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था को और भी स्थिर करेंगे। नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के राजदूतों से बातचीत में डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे अस्थिरता और अनिश्चितता की मौजूदा वैश्विक स्थिति पर भी चर्चा की। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वो गणतंत्र दिवस समारोह के लिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन की भारत यात्रा का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं भारत में होने वाली जनगणना की, क्योंकि सरकार ने जनगणना के पहले चरण के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों की सूची जारी कर दी है। इस साल 1 अप्रैल से होगी जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत और पहले चरण में घरों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से निर्धारित 30 दिनों की अवधि में ये अभियान चलाया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये चरण 30 सितंबर तक जारी रहेगा।
2 चरणों में ये प्रक्रिया होगी। पहले चरण में घरों की गिनती और फिर दूसरे चरण में जनगणना होगी। 1 अप्रैल से पहला चरण शुरू होगा और इस दौरान घर घर जो जाकर के टीम दस्तक देगी और पूरी जो चीजें हैं उनको नोट करेगी। 30 सितंबर तक पहला चरण चलेगा। राज्य केंद्र शासित प्रदेश ये जो सूची है उन तैयार करेंगे और पहले चरण में 33 सवाल पूछे जाएंगे। नागरिकों के पास स्वगणना का भी विकल्प मौजूद रहेगा। और आइए रुक करते हैं पंजाब का। यहाँ पर एनआईए ने 3 सीमावर्ती जिलों के करीब 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर में हुई छापेमारी में डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी इस दौरान बरामद की गई है। अमृतसर के शेरशाह रोड स्थित खंडवाला में ठाकुर द्वार सनातन मंदिर के बाहर मार्च 2025 में ग्रेनेड से आतंकी हमला हुआ था। जी हाँ, और इस दौरान अगर हम देखें तो एनआईए जांच से ये पता चला कि ग्रेनेड हमला विदेशी एजेंट्स के इशारे पर किया गया था, जिन्होंने क्षेत्र में आतंक फैलाने के लिए विस्फोटक और हथियारों से ये पूरी साजिश रची थी। वहीं पंजाब पुलिस ने जांच का जिम्मा लेने के बाद एनआईए ने पाया कि अमृतसर के मंदिर पर विशाल और गुरसिदक द्वारा ग्रेनेड फेंका गया था। आरोपी विशाल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि गुरसिदक की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में आप बात कर लेते हैं आज के पर्व को लेकर। जी हाँ, आज देश भर में वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है और ये दिन मां सरस्वती, ज्ञान, विद्या और कला की देवी को समर्पित है। बसंत पंचमी के साथ ही प्रकृति में बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है और इस अवसर पर प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में बसंत पंचमी के प्रमुख स्नान पर आस्था की डुबकी भी लगाई जा रही है। त्रिवेणी में स्नान किया जा रहा है। उज्जैन के महाकाल में आज विशेष भस्म आरती की गई और साथ ही साथ सरयू की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है और आस्था की डुबकी भी लगाई जा रही है। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, यानी कि संगम नगरी की, जहां पर आज श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच करके और संगम में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा महाकाल की, जहां विशेष भस्म आरती आज की गई उज्जैन में। और वहीं तीसरी तस्वीर अयोध्या की, जहां सरयू में स्नान करते हुए श्रद्धालु नजर आए हैं। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त प्रयागराज का, जहां से हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, आज बसंत पंचमी का ये पर्व और आज का जो स्नान है वो अपने आप में काफी खास, काफी अहम और विशेष माना जाता है और श्रद्धालु आज की संख्या में इस समय वहां पर काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और माना जा रहा है माघ मेले में ये मुख्य स्नान माना जाता है बसंत पंचमी का पर्व। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इस बार प्रशासन ने जो अनुमान लगाया है 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आज के दिन आस्था की डुबकी लगाएंगे। भोर से ही यहाँ पर घाटों पर भीड़ लगी हुई है। 3.5 किलोमीटर के यहाँ पर स्नान घाट बनाए गए हैं और सभी स्नान घाटों पर जल पुलिस तैनात की गई है। गोताखोरों की विशेष टीम तैनात की गई है, जिससे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी की आशंका न रह जाए। साथ साथ यहाँ पर मेला प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष तैयारी कर रखी है। एक तरफ से भीड़ आएगी, डाइवर्जन प्लान बना के रखा है। आप स्नान करके दूसरी तरफ से आप जाएंगे, वापसी मार्ग दूसरा रहेगा। और 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के द्वारा से नजर रखी जा रही है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो श्रद्धालु को, ये यहाँ पर पुलिस प्रशासन और मेला प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। हमने देखा था पूर्व के स्नानों में भी, जैसे यहाँ पर पौष पूर्णिमा के दिन 30 लाख से ज्यादा लोग आए थे, मकर संक्रांति के दिन 1 करोड़ और मौनी अमावस्या के दिन तो बहुत बड़ी संख्या आ गई थी, 4.5 करोड़। तो देख रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं को किस तरीके से, और आज सुबह से ही हर घाट पर यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। ठंड का कोई उनके लिए ऊपर असर नहीं है। और अगर देखा जाए तो आज का दिन वसंत पंचमी का दिन जी सरस्वती के इस संगम तट पर जो स्नान करता है उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है मां सरस्वती। और ऐसे अवसर पर यहाँ पर सभी लोग, आस्थावान लोग उनकी पूजन अर्चन कर रहे हैं और साथ साथ सुख समृद्धि की कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान बिना इस जीवन में सब कुछ अधूरा है। तो साधु संत भी है यहाँ पर, बड़ी संख्या में आए हुए हैं। लाखों की संख्या में कल्पवासी यहीं पर निवास कर रहे हैं गंगा की रेती पर। वह सब लोग भी आज पूजन अर्चन कर रहे हैं और दूर दूर से जो श्रद्धालु
आए हुए हैं सभी घाटों पर। कुछ तस्वीरें हम कहेंगे कि आपको सीधी तस्वीरें दिखाएं, चूंकि अभी संगम नोच की तरफ धुंध है, उधर की तस्वीरें तो साफ नहीं आएगी, लेकिन इस तरफ से आपको तस्वीरें देख सकते हैं। आस्थावान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु। यहाँ पर संगम नोच के घाट पर, अरेल के घाट पर, एरावत घाट पर, सभी घाटों पर यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालु सुविधाजनक तरीके से स्नान कर रहे हैं। और इस पर में हमने देखा कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आम दिन मुख्य स्नानों की बात अगर छोड़ दे तो आम दिनों में भी यहाँ 5 से 10 लाख लोग पहुंच रहे हैं। हमने देखा था महाकुंभ 2025 जिसमें 66 करोड़ लोग प्रयाग नगरी में आकर यहाँ पर स्नान किया था। और ये एक चीज दर्शाता है कि किस तरीके से हमारी भारत की जो मैनेजमेंट क्षमता है उसको भी दर्शाता है कि किस तरीके से इस जो एक शहर बनता है माघ मेले में यहाँ पर एक अलग से, और यहाँ एक नगर बसा दिया जाता है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ रहते हैं और ये दिखाता है कि हमारी मैनेजमेंट क्षमता को, साफ सफाई की क्षमता को, कि यहाँ पर आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से मैनेजमेंट कर रखा है। हर 5-5 मिनट पर साफ सफाई होती है। यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम में पुलिस वाले हैं जो आपके साथ मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। और सभी श्रद्धालु और जो पूजन अर्चन करते हैं, चाहे कल्पवासी हो, उनकी श्रद्धा का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। बिल्कुल आज के दिन विशेष पावन है और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। जी बिल्कुल विकास, ये अटूट आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। करोड़ों करोड़ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिस मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ पर पहुंचने वाले लोगों के लिए सहभागी तो है ही, लेकिन ऐसे में अगर हम यहाँ के पर्यटन की बात करें, यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जैसे माघ मेला लंबे समय से चल रहा है, बड़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में कैसे वो अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलता हुआ नजर आता है? बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी चीज है इस मेले की। प्रयागराज में जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, हमने देखा था 66 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे थे। और माघ मेला जो हर साल आयोजित होता है पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक, और अंतिम स्नान शिवरात्रि के दिन होता है। ऐसे में इस 800 हेक्टेयर में इस मेला क्षेत्र को बसाया गया है और हर एक जगह वहां पर छोटी से बड़ी दुकानें यहाँ पर लगती हैं। छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, चम्मच से लेकर बड़ी चीजों तक, कपड़े से लेकर, ब्रांडेड कपड़े से लेकर, और खाने पीने की सामान से लेकर, ठेलिया वाले से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक, यहाँ तमाम वो चीज है। और कम से कम 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर लोग व्यवसाय करते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। चाहे वो लोग पानी की बोतलें बेच रहे हो, चाहे सिंदूर बेच रहे हो, चाहे नारियल फूल बेच रहे हो, चाहे तमाम ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही आम लोग हैं। और खास लोग की अगर बात करें तो बड़े यहाँ पर रेस्टोरेंट एरिया है जहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, चाइनीज और भारतीय भोजन भी परोसा जा रहा है। तो साथ साथ जो घरेलू सामान है वो हर एक चीज यहाँ पर उपलब्ध है। जब कोई माघ मेले में आता है तो उसकी हर जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध रहता है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में खरीदारी होती है, खरीदारी होती है, व्यवसाय भी होता है, व्यवसाय होता है तो अर्थ बढ़ता है। साथ साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अपने वाहन से आ रहे हैं, रोडवेज से आ रहे हैं, यहाँ पर ट्रेन से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, यहाँ के होटल व्यवसाय को देख लीजिए, यहाँ के ई रिक्शा को देख लीजिए, यहाँ के रिक्शा व्यवसाय, तमाम सारे जो लोग ट्रांसपोर्ट लाइन में है उनका फायदा हो रहा है, होटल लाइन में है उनका फायदा हो रहा है, रेस्टोरेंट लाइन में है उनका फायदा हो रहा है। तो इस पूरे अर्थतंत्र को यहाँ के मजबूत करता है और कहीं न कहीं प्रदेश के अर्थतंत्र में ये प्रयागराज का माघ मेला एक अच्छी ऊर्जा प्रदान करता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और साथ ही वहाँ की ताज़ा तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। विकास, आपका शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की थी, जिसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। और इस पहल की 50 बैठकें भी हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा भी किया गया। प्रगति की ये पहल कैसे कर रही है कमाल, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। तो
आपको लिए चलते हैं गुजरात के धोलेरा। यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि धोलेरा SIR को भारत का सबसे महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी प्रोजेक्ट माना जाता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये अहम नोड आज जिस तेजी से जमीन पर आकार ले सका है, उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा प्रगति के तहत उसकी समीक्षा। तो आइए जानते हैं कि धोलेरा SIR के लिए प्रगति रिव्यू क्यों रहा इतना अहम और खास। गुजरात के धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी धौलेरा SIR को भारत का सबसे महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी प्रोजेक्ट माना जाता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये अहम नोड आज जिस तेजी से जमीन पर आकार ले सका, उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा प्रगति के तहत समीक्षा। तो आइए जानते हैं धौलेरा SIR के लिए प्रगति रिव्यू क्यों इतना अहम रहा। धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भारत का स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी प्रोजेक्ट माना जाता है। ये परियोजना विशेष रूप से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक अहम नोड है, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और अर्बन लिविंग का एक ग्लोबल हब बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट जितना महत्वाकांक्षी है, उतना ही चुनौतियां इसके पूरा होने में आई। धोलेरा एक बहुत ही बड़ा विस्तार है, जिसमें कि 920 स्क्वायर किलोमीटर जितना विस्तार है। अभी उसमें से फर्स्ट फेज में 22 स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया हमने डेवलप किया है। उसमें हमारे पास किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सब तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि वहाँ पर प्रचुर मात्रा में बिजली की आपूर्ति है, पानी की आपूर्ति है, पानी को संशोधन करने के जो STP, CTP प्लांट्स हैं वो हैं। इस परियोजना का कुल क्षेत्रफल 920 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें प्रमुख आकर्षण इसका 22.5 वर्ग किलोमीटर का एक्टिवेशन एरिया है। यहाँ पर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, बिजली, पानी, सीवेज, ICT पहले से तैयार की जा चुकी हैं, जिससे उद्योग बिना किसी देरी के अपनी यूनिट्स स्थापित कर सकते हैं। धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के विकास में सबसे बड़ी चुनौती थी भूमि हस्तांतरण, कनेक्टिविटी, फ्लड प्रोटेक्शन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जटिल समस्याओं का समाधान। इन मुद्दों को समय पर हल करने और निर्माण की गति को बनाए रखने के लिए 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति प्लेटफॉर्म पर परियोजना की समीक्षा की गई। इस समीक्षा ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को बेहतर बनाया और सभी अड़चनों का समय सीमा के भीतर समाधान निकाला गया। प्रगति की सख्त निगरानी के परिणाम स्वरूप भूमि हस्तांतरण के मामले सुलझाए गए, टाउन प्लानिंग स्कीम्स को अंतिम रूप दिया गया, बाढ़ सुरक्षा, रेल कनेक्टिविटी और पावर ट्रांसमिशन लाइनों पर तेजी से काम किया गया। अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे और रैपिड रेल नेटवर्क से जुड़े विवाद भी सुलझाए गए और इन सभी प्रयासों के कारण धौलेरा एक्टिवेशन एरिया में 100% भौतिक प्रगति हासिल की गई। अब धौलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जैसे हाईटेक परियोजनाएं आकार ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो प्रगति के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो योजनाएं हैं उनको समय पर पूरा किया जा रहा है और हर एक योजना पर लगातार सरकार खुद इसको मॉनिटर कर रही है। नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं समाचार पत्रों की दुनिया में और आपको दिखाते हैं दिलचस्प खबरें। जी हाँ, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। आज उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक आर्टिकल लिखा है, वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि नेताजी उन दुर्लभ राष्ट्रीय नेताओं में से थे जिनमें बौद्धिक गहराई और निडर कर्म दोनों का अद्भुत मेल था। उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश उस महान जीवन को नमन करता है जो साहस, त्याग और स्वतंत्रता के प्रति अटूट जुनून से भरा हुआ था। कितनी कम उम्र में ही नेताजी में एक दुर्लभ नैतिक दृढ़ता दिखाई और उन्होंने व्यक्तिगत सुख, सांसारिक महत्वाकांक्षा और यहाँ तक कि भारतीय सिविल सेवा में मिला प्रतिष्ठित पद भी छोड़ दिया ताकि वो स्वयं को पूरी तरह भारत की आज़ादी के लिए समर्पित कर सकें। तो बहुत ही ज्ञानप्रद आज ये आर्टिकल प्रकाशित किया गया है, आप जरूर पढ़िएगा। और इसके साथ ही आज एक और महत्वपूर्ण खबर को प्रकाशित किया गया है। जी हाँ, देश में इस समय 26 जनवरी को लेकर के लगातार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इस बार 26 जनवरी की में कई सारी हमें झांकियां देखने को मिलेगी, जिसमें एक झांकी होगी इस समय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से और इस झांकी में वंदे मातरम की 150 सालों की जो गौरवशाली यात्रा है उसको दर्शाया जाएगा। ट्रैक्टर पर वंदे मातरम की जो मूल पांडुलिपि है उसको भी सभी दर्शकों के लिए दिखाया जाएगा और गणतंत्र दिवस परेड में संस्कृति मंत्रालय की तरफ से ये प्रस्तुति इस बार हम सभी को नजर आएगी, जिसमें उस झांकी में केंद्र में वर्तमान पीढ़ी को यानी कि जेनजी के रूप में दर्शाया गया है, जो विष्णु पंत पगनीस की ऐतिहासिक प्रस्तुति से प्रेरित होकर के वंदे मातरम को गा रही है। तो वंदे मातरम की जो 150 वर्ष की गौरवशाली यात्रा है इस बार संस्कृति मंत्रालय की इस झांकी में उसको दिखाया जाएगा। बात संस्कृति की हो रही है तो हम आपको भारत नाट्य से भी रूबरू करा देते हैं। जी हाँ, OTT और रेडियो से दर्शकों तक पहुंचेंगे NSD के नाटक। 27 जनवरी से 20 फरवरी तक भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हो रही है और इस महोत्सव के 25 वर्ष पूरे होने पर यह विशेष आयोजन किया जाएगा। प्रसिद्ध रंगकर्मी मीता वशिष्ठ होंगी रंगदूत। आपको बता दें कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण के दौरान अपना OTT चैनल और इसके साथ साथ पॉडकास्ट श्रृंखला की भी शुरुआत करने जा रहा है और संस्थान एक ऑनलाइन रेडियो सेवा की भी शुरुआत करेगा ताकि आप ऑनलाइन माध्यम से भी इसका लुत्फ ले पाएंगे। 33 महिला निर्देशों के नाटक का मंचन किया जाएगा और इसके साथ ही देश भर के 40 केंद्रों में कुल 277 भारतीय नाटकों का मंचन भी किया जाएगा, जिसका लुत्फ आप OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ले पाएंगे। और इसी के साथ अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो है बिजली सब्सिडी से जुड़ी हुई। जी हाँ, लागत से कम पर अब बिजली नहीं बेची जा सकेगी और राष्ट्रीय बिजली नीति 2026 का जो मसौदा है वो जारी किया गया है और क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का पूरा जो रोड मैप है वो दिखाया गया है, जिससे कि जो राज्य सरकारें हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान इसमें ना हो। इसके साथ ही दरअसल आपको बता दें कि अगर कोई भी राज्य सरकार बिजली सब्सिडी देती है तो उसके लिए पहले से ही उसको बजट में इसके लिए प्रावधान करना होगा और इसका मुख्य फोकस है कि लागत आधारित टैरिफ लागू करना, जिससे डिस्कॉम कर्ज के जाल से इस सभी जो कंपनियां हैं वो बाहर निकल सके। दरअसल आपको बता दें कि 7.18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस वक्त देश की सभी डिस्कॉम पर है और 50 लाख करोड़ का निवेश करना होगा 2032 तक पावर सेक्टर में, जिससे कि जो बिजली को लेकर के जो कर्ज है वो पूरा हो सके। तो इसके लिए राष्ट्रीय बिजली नीति 2026 का जो मसौदा है वो जारी किया गया है। तो आज की ये तमाम वो महत्वपूर्ण खबरें जिन्हें अखबारों में आज मुख्य तौर पर प्रकाशित किया गया है और इसी के साथ अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें अराउंड द वर्ल्ड में। तो अराउंड द वर्ल्ड में आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और अमेरिकी
जंगी जहाज मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा कि इनके इस्तेमाल की नौबत नहीं आएगी। अमेरिकी अधिकारियों ने भी बताया कि अमेरिकी युद्धपोत और एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावोस में द्विपक्षीय बैठक की है। बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होगा। इस बाबत 1-2 दिन में ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेगा। जेलेंस्की ने भी मुलाकात को सकारात्मक बताया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त करने की योजना पर चर्चा के लिए अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ बैठक की। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि वार्ता में अब अंतिम मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। और अब बात करते हैं मनी मंत्र की, क्योंकि आज सरकार की ओर से जो योजना चलाई जा रही है हम आपसे उससे रूबरू करा रहे हैं। ये एक ऐसी योजना जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि, जो हमें अपनी बच्चियों का सुरक्षित भविष्य प्रदान करती है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी। एक लघु बचत योजना है ये, और इसके तहत जमा राशि पर सरकार की ओर से समय समय पर अधिसूचित दरों पर ब्याज भी मिलता है। ये योजना बालिका की शिक्षा के लिए वित्तीय सुरक्षा कवच जैसा है, और इस पर आकर्षक ब्याज दर और कर छूट का लाभ भी मिलता है। खाता 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है, जिसमें न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा किए जा सकते हैं। ये खाता 21 साल में परिपक्व होता है। किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में इस खाते को खोला जा सकता है और हस्तांतरित किया जा सकता है। और आइए अब खेल जगत की खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है और टीम की कोशिश रहेगी कि वो दूसरा मुकाबला भी जीतकर खुद को सीरीज में 2-0 से आगे कर ले। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम की कोशिश रहेगी कि वो पिछले मैच में की गई गलतियों को सुधार करे और दूसरे मैच में उनको ना दोहराए। आइए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नागपुर में जीत का दम दिखाने के बाद अब बारी रायपुर में विजय की तस्वीर को दोहराने की है। पहले मैच के हीरो अभिषेक शर्मा से एक बार फिर तूफानी पारी की उम्मीद रहेगी, तो वहीं रिंकू ने जिस अंदाज में अपने बल्ले से रन बनाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी दी, उसने टीम की मजबूती का बड़ा आधार दिया। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव भी पिछले मैच में भरोसेमंद पारी खेलने में सफल रहे, लेकिन संजू सैमसन और ईशान किशन के प्रदर्शन पर निगाह जरूर रहने वाली है। गेंदबाजी में अर्शदीप की शुरुआती सफलता ने टीम इंडिया की जीत में पंख लगाए, तो वहीं हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने दबाव को बनाकर रखा। अक्षर पटेल पिछले मैच में चोटिल हो गए, ऐसे में दूसरे मैच में उनका खेलना थोड़ा मुश्किल लगता है। उधर न्यूजीलैंड की बात करें तो टीम ने पहले मुकाबले में संघर्ष बखूबी दिखाया। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स की पारी ने भी टीम इंडिया को सोचने पर मजबूर किया। हालांकि पिछले मैच में कीवी टीम की गेंदबाजी उम्मीद के अनुरूप नहीं रही, लेकिन टीम ने संभलने में ज्यादा देर नहीं लगाई। डेवन कॉनवे ने जिस अंदाज में पिछले मैच में विकेट गंवाया, वो टीम के लिए बड़ी चिंता बन सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं कुश्ती, बॉक्सिंग और कबड्डी में हरियाणा को मेडल्स लाते हुए तो आपने अक्सर देखा होगा, मगर आइस स्केटिंग में भी हरियाणा के होनहार खिलाड़ी अपना परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। संध्या, बिल्कुल। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के फिगर स्केटिंग में हरियाणा के पदक विजेता खिलाड़ियों से बातचीत की है हमारे संवाददाता अभिषेक प्रसाद ने। आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे खेलो इंडिया गेम्स में हमारे साथ मौजूद है ये हरियाणा के चंद फिगर स्केटर्स जो यहाँ पे मेडल जीते हैं। आज इनसे बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ पे हरियाणा में ज़्यादातर कुश्ती देखा जाता है, कबड्डी देखा जाता है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे आके फिगर स्केटिंग में मेडल जीता है, तो किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा? जी, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खेलो इंडिया ने हमारा बहुत अच्छा करा हमारे साथ, और बहुत लोग सोचते हैं कि ये फिगर स्केटिंग जो है रिदमिक स्पोर्ट है, एक मतलब लड़कियां करती है ज़्यादातर, लड़के तो कर ही नहीं सकते। तो उस चीज़ में हमने आइस स्केटिंग को, अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट करा। हमने दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं, हम हर स्पोर्ट में अच्छे हैं। किस उम्र से आइस स्केटिंग कर रहे हैं, कहाँ से सुना और क्यों यही स्पोर्ट लिया आप लोगों ने?
मैं आइस स्केटिंग 9 साल की उम्र से कर रही हूँ और मैंने ये यूट्यूब में ही देखा था। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने मुझे पूरी ट्रेनिंग के साथ प्रोवाइड किया, और जो कोचेस थे और जो आइस स्केटिंग एसोसिएशन है उन्हें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी। किस तरह का प्रिपरेशंस आपको करना पड़ता है, चूँकि जो यहाँ पे आइस है वो ज़्यादातर लद्दाख या हिमाचल प्रदेश में ही आप उसको पाएंगे? हमें कैंप लगाने पड़ते हैं प्रैक्टिस के लिए, और हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें ऑफ आइस भी करनी पड़ती है। वर्ल्ड लेवल पे भी काफ़ी कॉम्पीट किया है, तो उनके साथ कॉम्पीट करने में इंटरनेशनल जो स्केटर्स है कैसा एक्सपीरियंस रहा? और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया में अभी इतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है फिगर स्केटिंग का और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे एसोसिएशन बहुत सपोर्ट कर रही है, तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि फिगर स्केटिंग इंडिया में आगे जाएगा, वर्ल्ड में आगे जाएगा और बहुत नाम आगे जाएगा इंडिया का। इस कंडीशन में अडेप्ट करना कितना डिफिकल्ट था और आप लोगों ने किस तरह से किया? जी मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हुई थी, हमें हमारे ऑक्सीजन वगैरह भी लगी थी क्योंकि हम इस नेचर को हम अब ऑब्जॉर्व कर नहीं पाए थे, पर हमने करा, अपना बेस्ट दिया पूरा जो हम कर सकते थे। किस तरह से आगे जो ओलंपिक्स है या फिर एशियन गेम्स है, किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं आगे? जो खेलो इंडिया ने प्लेटफॉर्म हमें दिया है, इससे हमें अपनी स्किल्स और डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से पता चलती है, और इसके बाद हम जो नेशनल्स आने वाले हैं या जो एशियन गेम्स है उसमें और अच्छा कर पाते हैं। फिगर स्केटिंग जो कि पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जोड़ा गया है, वहाँ पे इन्होंने आके हरियाणा से आके यहाँ पे 4 चांद लगा दिया है, और अब इनकी जो अगला एम है वो है एशियन विंटर गेम्स या ओलंपिक्स लेवल पे। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़, ले। और आज है शुक्रवार का दिन, तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्मी दुनिया में आज क्या है फ्राइडे स्पेशल। 1957 की कल्ट क्लासिक देशभक्ति से भरपूर बॉर्डर का सीक्वल रिलीज हो गया है। बॉर्डर 2 में फिर सुनाई दे रही है सनी देओल की दहाड़। अनुराग सिंह निर्देशित इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, सोनम बाजवा और मोना सिंह भी हैं। अभिनेत्री शोभिता धुलीपाला एक बार फिर OTT पर एक सस्पेंस थ्रिलर लेकर आई हैं। प्राइम वीडियो पर उनकी नई तेलुगु फिल्म चिकातिलो रिलीज हो चुकी है। कहानी एक ट्रू क्राइम पॉडकास्टर संध्या के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म का निर्देशन शरण कोपी शेट्टी ने किया है। क्राइम कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म सिराई भी OTT पर रिलीज हुई। विक्रम प्रभु अहम भूमिका में है। फिल्म में न्याय, अपराध और रोमांच का मिश्रण है। इसरो के चंद्रयान मिशन की असफलता के बाद सफलता की कहानी आपको वेब सीरीज स्पेस जेन चंद्रयान में देखने को मिलेगी। वेब सीरीज में नकुल मेहता, श्रेया सरन, दानिश सैद, प्रकाश बेलावाड़ी और गोपाल दत्त अहम रोल में हैं। अनंत सिंह ने सीरीज का डायरेक्शन किया है। Amazon MX Player पर रिलीज हो चुका है बिंदिया के बाहुबली का सीजन 2, जहां सत्ता की लड़ाई अब और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। सीरीज की ताकत है इसकी दमदार स्टार कास्ट। सौरभ शुक्ला बड़ा दावन की भूमिका में हैं, जबकि छोटे दावन का रोल प्ले कर रहे हैं रणवीर शोरी। प्राइम वीडियो ने मच अवेटेड हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज दलदल का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है। भूमि पेडनेकर पुलिस अफसर बन एक सीरियल किलर का पीछा कर रही हैं। 30 जनवरी को दलदल का प्रीमियर भारत समेत 240 देशों में होगा। बात अब दिल्ली के मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली में कल पिछले 7 वर्षों में जनवरी का सबसे गर्म दिन रहा, तो वहीं आज सुबह सुबह दिल्ली बारिश की बूंदों में भीग गई। जी हाँ, दिल्ली इस समय बदलते मौसम का मजा ले रही है। सफदरजंग वेधशाला में कल अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, और इससे पहले जनवरी में अधिकतम तापमान आखिरी बार साल 2019 में 21 जनवरी को 28.7 डिग्री तक पहुंच गया था। और लेकिन वहीं आज की अगर हम बात करें तो आज से पश्चिमी विक्षोभ ने यहाँ बारिश के हालात इस समय बना दिए हैं। तो आज से तापमान में फिर से गिरावट का अनुमान इस समय दर्ज किया जा रहा है, और 22 जनवरी 2026 दिल्ली में जनवरी का सबसे गर्म दिन रहा है। तो बीते कल गर्मी का दिन रहा, लेकिन आज सुबह सुबह कई जगह पर बारिश भी होती हुई आज नजर आई है। और वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, और आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।
बीते कई महीनों से सूखी ठंड और बर्फबारी न होने से पहाड़ी इलाकों के लोग परेशान हो रहे थे और वहीं सेब और अन्य फलों के किसानों की चिंता भी बढ़ रही थी। अब मौसम में आए इस बदलाव से राहत और उम्मीद दोनों ही जाग गई हैं। वहीं मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। अगले 12 घंटों के दौरान चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में बर्फबारी की भी संभावना है। तो ये तो बात रही दिल्ली और हिमाचल की, लेकिन इसी के साथ ही नया सवेरा में अब जान लेते हैं देश भर में अलग अलग शहरों का मौसम का हाल, न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और नया सवेरा में अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ खास झलकियों के साथ। जी हाँ, आपको लिए चलते हैं बोध गया। यहाँ पर भूटानी बौद्ध मठ में चल रहे विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना समारोह के दृश्य आपको दिखाते हैं। आप लीजिए इन शानदार दृश्यों का आनंद। मुझे, मेरी सहयोगी कृतिका और हमारी पूरी नया सवेरा की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।